राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, तो देखिए, भारत फ्रांस के बीच राफेल डील पर मुहर लग चुकी है। एक बहुत बड़ी डील इसे माना जा रहा है और ये डील ऐसे समय में हुई है जब सभी लोग पाकिस्तान को करारा जवाब देने की आस लगाए बैठे हुए हैं। बिल्कुल मनीषा, स्वाभाविक तौर पर देखिए इस समय जो हालात और परिस्थितियां हैं, पूरी दुनिया जो है इस समय हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगा के ये देख रही है कि आखिर हिंदुस्तान करने क्या जा रहा है। जिस तरीके के पुलगांव में ये जो मसला हुआ और इसको लेकर तमाम जो संवेदनशीलताएं जो हैं वो समाप्त कर दी गई और उन आतंकवादियों की तरफ से जिस तरीके से ये दुस्साहस किया गया उसको लेकर तमाम तरह के जो प्रयास है वो सेना अपने स्तर से कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री और एनएसए जो अजीत डोभाल हैं उनकी मीटिंग के साथ साथ तीनों जो सेनाओं के रक्षा प्रमुख हैं उनको भी इसमें मीटिंग में शामिल किया गया। तो और उसके बाद अब ये दोपहर को जो सूचना आई है कि 63,000 करोड़ रुपए की जो ये डील है, ये 26 राफेल जो विमान है वो भारत अपनी नौसेना के साथ शेयर करेगा और आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जो बड़े दो युद्धपोत हैं उन पर इनकी तैनाती होगी और निश्चित तौर पे ये जो बेड़ा है इस बेड़े को और मजबूत किया जाएगा। ये जो रक्षा सौदे हैं इन रक्षा सौदों में उनको ट्रेनिंग जो राफेल हैं उनको ट्रेनिंग देने का जो काम है वो भी फ्रांस की जो कंपनियां हैं वो करेंगी। उसके अलावा उनका मेंटेनेंस और तमाम तरह के जो आगे देख रेख है वो भी इसमें शामिल है। और इस जो डील है इस डील का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण एशिया में केवल राफेल जो है राफेल को केवल जो कैरी करने का जो साहस है वो केवल अब तक चीन के पास है, उसके अलावा और किसी देश के पास राफेल विमान नहीं है। और राफेल जब नौसेना में और शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर भारत की जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये जो फैसला है ये फैसला बहुत संवेदनशील तरीके से लिया गया है। हालांकि इस पर बड़े लंबे समय से चिंतन मंथन मनन चल रहा था, लेकिन अब दौर ऐसा है कि इस दौर में ये डील जो है बहुत लाजमी भी हो गई थी, बहुत जरूरी भी हो गई थी। लेकिन आज जो फैसला लिया गया है इस फैसले को जो रक्षा जो हमारा तंत्र है वो इससे और सशक्त होगा और मजबूत होगा और कहीं ना कहीं हमारी नौसेना जो है वो इससे और ज्यादा प्रभावी। बिल्कुल राजकुमार, लौटेंगे और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन आशा शिंदे जी जुड़ चुकी हैं। आशा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। तो देखिए, भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील पर जो मुहर लगी है, इस बड़े कदम को किस तरह से देख रही हैं आप? ये जो कदम उठाया है भारत ने, ये ऑलरेडी पाइपलाइन में था। एक तारीख को जिस समय इसको डिक्लेयर करना होता है वो स्वाभाविक तौर से ऐसे माहौल में पैदा हुई है जिसके अंदर हमारा एक बहुत अहम मुद्दा और एक बहुत अहम डिसीजन बहुत क्लियरली दिख के आता है कि भारत सरकार पूरी प्लानिंग के साथ और पूरे शिद्दत के साथ अपनी तैयारी कर रही है। चाइना को मुंह तोड़ जवाब तो हमें हमेशा देना ही था, जिसकी हम तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे। ये हमारे पाइपलाइन में और सिस्टम में था। और हमारे पास जो इसका पैराफिनालिया होता है, जैसे आईएनएस विक्रांत है, ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से रह चुका है, जिसके ऊपर रफाल लैंड करेगा और इंडियन नेवी की पावर को बढ़ाएगा। तो इसका पूरा पैराफिनालिया हमारे पास है और फ्रांस हमारी मदद करेगा इसको और इवॉल्व और डेवलप करने के लिए। तो ये हमारे फायदे में रहेगा ताकि हम चाइना को जवाब दे सके और पाकिस्तान को पूरी तरह से डरा सके। हमारा मुद्दा यही रहा है कि अपने आसपास शांति बनाए रखें और इसका किस तरह से हम अपने आप को पावरफुल शोकेस कर सकते हैं सदर्न एशिया के अंदर, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने वो पूरी तरीके से प्लान किया था और ये सही समय पर इसको डिक्लेयर किया है कि हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डील फ्रांस के साथ साइन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज हुई है हमारे साथ। बिल्कुल। आशा जी, तो आतंकी हमले के बाद भारत की तैयारी को किस तरह से देखती हैं और क्या कुछ भारत की तैयारी है, इसको लेकर सभी की निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। तो देखिए, जो कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेटजीज हैं जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हैं, हम चाहेंगे कि वो डिस्क्लोज ना करते हुए आप उन तथ्यों को दर्शकों के सामने रखें कि आखिर ऐसी कौन सी तैयारी है कि पूरा देश ये आस लगाए बैठा है कि इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है या भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। जब हमारे पे पहले भी अटैक हुआ था और जब हमने उनके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडिया के अंदर उनके 13 ट्रेनिंग सेंटर्स को नेस्तनाबूद किया था, उस समय भी हमारी प्लानिंग जो थी वो काफी हाई लेवल की प्लानिंग थी, जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट और हमारी आर्मी ने बहुत सीक्रेटिव प्लान किया था और केवल 12 घंटे के अंदर
हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करके सेफली वापस भी आ गए थे। सो प्लानिंग जब फौज करती है तो हाई लेवल सीक्रेटिव इंसेंटिव्स के साथ की जाती है, जिसका मुद्दा ये होता है कि खबर तब पता चले जब हमारा जो प्लानिंग होता है वो सक्सेसफुल हो जाए और हम उसको एग्जीक्यूट करके 100% रिजल्ट्स के साथ वापस आए, तब हम उसको डिक्लेयर करते हैं और बोलते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहा। ऐसा ही कुछ प्लान अभी भी भारत सरकार कर रही है फौज के साथ मिलकर के। हमें वेट करना पड़ेगा और उस प्लान को एग्जीक्यूट करके और उसके रिजल्ट्स को देखने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। बिल्कुल, तब तक आप होल्ड पे रखिए। बिल्कुल। और राजकुमार, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। राजकुमार, तो देखिए, इंडियन नेवी की ताकत को तो बढ़ाया जा चुका है, लेकिन अगर दो सेनाओं की और अन्य तरीके से बात की जाए तो उनकी शक्ति को अब किस तरह से बढ़ाया जाएगा, और क्या यह समझा जाए कि तीनों सेनाओं की शक्ति को बढ़ा के पाकिस्तान पर हम हमला करेंगे या पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे? देखिए मनीषा, ये जो पहलगाम की जो घटना हुई है, इस घटना के बाद अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज है अमरनाथ यात्रा का। अमरनाथ यात्रा को लेकर इस समय भारत सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। जो लोग अमरनाथ यात्रा में शामिल होंगे वो हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह से लोग जाएंगे, जत्थे निकलेंगे, उनके जाने के कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं। जो वहाँ पे भंडारे लगाते हैं लोग, वो भी लगातार वो संगठन जो है वो सुरक्षा दृष्टि से अपने आप को अपना जो नेटवर्क है उनका वहाँ पे उनके साथ बने हुए हैं। तो जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई है, इस घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो 4 आतंकवादी पाकिस्तान से आए, उन आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग कौन थे, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को जस्टिफाई कर लिया गया है, पता लगा लिया गया उनका। 4-5 लोगों पर कार्रवाई कर दी भी गई है। उसके अलावा और जो सेना है, सेना को और किस तरीके से सशक्त किया जाए। आज ये जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री के साथ, रक्षा मंत्री की और अजीत डोभाल की, NSA की, और उसके अलावा तीनों सेना के प्रमुख भी उसमें शामिल थे। तो एक ब्लूप्रिंट निश्चित तौर पर तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी समीक्षा, अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा हुई है, सिलसिलेवार समीक्षा हुई है कि किस तरीके से आगे चलना है और किस तरीके से अब तक चले हैं। तो तमाम जो रणनीति है उस रणनीति को बनाया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा जो है उसको लेकर सेना और वहां अर्धसैनिक बल जो हैं, उसके अलावा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पे किस तरीके से पहलगाम से, क्योंकि ये यात्रा जो अमरनाथ की यात्रा है वो बालटाल और वो जो इलाका है वो इलाका भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो क्योंकि बहुत संवेदनशील एरिया है, वहां पर लोगों का हालांकि अब आवागमन जो है धीरे धीरे और बढ़े। सरकार की मंशा स्पष्ट तौर पे है कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद वहां पर लोगों के आने जाने का सिलसिला और बढ़े, ताकि लोगों के बीच में एक आत्मविश्वास बने। इसको बनाने के लिए तमाम तरह की जो वहां पे कॉम्बिंग है, जो तमाम जो और कुछ बैरिकेड्स लगाने हैं और जो वहां पे सुरक्षा बलों को और तैनात करना है, इस पर तमाम रणनीति बननी है। और इसको सेना को और अधिक अधिकार देने की बात भी कहीं ना कहीं से सामने आती है। आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की विधानसभा का विशेष सत्र लाया गया, उसमें वहां के मुख्यमंत्री ने अपने तरीके से अपनी बात को विधानसभा के अंदर रखा। तो लोगों के बीच में एक विश्वास बनाने की जो रणनीति है उस पर भी लगातार स्पष्ट काम चल रहा है। और जो जिस तरीके से हमारी मेहमान ने बताया कि सरकार जो है वो और सेना जो है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसको किस तरीके से जवाब देना है, तो इसका मुझे लगता है कि शायद इंतजार करने की आवश्यकता। लेकिन एक बात जरूर है कि तहव्वुर राणा को आज शाम को पेश किया जाना है। आगे पाकिस्तान का पोषित जो आतंकवादी है वो बिल्कुल घोषित है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हो चुका है। और तहव्वुर राणा जो है आज उनको पेश किया जाएगा। पेश करके उनसे बहुत सारे इनपुट मिले। 26/11/2008 में जिस तरीके की घटनाएं हुई, जो जितनी भी अभी तक आतंकवादी घटनाएं हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सबको क्लब करके एक बात जरूर तैयार की जा रही है कि एक ऐसी ठोस रणनीति बनाया जाए कि इस बार जो आतंकवाद है उसकी कहीं ना कहीं रीढ़ तोड़ने का काम किया जाए। और ये जो रक्षा सौदे हैं, इन रक्षा सौदों को करने के पीछे भी इसी तरीके की मंशा है कि हिंदुस्तान के पीछे हटने वाला नहीं है। ठीक है राजकुमार। आशा जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आशा जी, तो देखिए हर बात में ये एक चीज निकल कर आ रही है, ये एक टर्म निकल कर आ रहा है कि राफेल डील होने के बाद इंडियन नेवी की शक्ति में इजाफा हुआ है और भी मजबूती हुई है। इंडियन नेवी पूरी तरह से सशक्त हो चुकी है। लेकिन एक टेक्निकल टर्म में अगर जानना चाहें तो किस तरह से इंडियन नेवी को इस राफेल से मदद मिलेगी? और जैसा कि आपने बताया कि ये राफेल डील जो थी वो पहले से ही पाइपलाइन में थी, तो क्या कुछ और भी ऐसी डील्स हैं जो अभी पाइपलाइन में है और उनसे इंडियन नौसेनाओं को और इंडियन नेवी को या भारतीय सेना को और भी ज्यादा सशक्त किया जा सकता है? मैं थोड़ा हिस्ट्री में पीछे ले जाना चाहूंगी आपको।
मॉडर्नाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भारत सरकार के लिए। और तीनों फोर्सेस के अंदर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट यूज करने की जो डिसीजन हुई थी फॉर इंडिजिनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये तीनों की तीनों चीजों ने मिलकर के तीनों सेनाओं को सशक्त करने की एक आत्मबल दिया है हम। इसीलिए हमारे जो कमांडर हैं वो तीनों फोर्सेस के चीफ स्टाफ्स को मिलकर के उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और जो भी इक्विपमेंट आएगा वो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट भी आएगा। जो रफाल जो नेवी में आ रहा है अभी 22 क्वांटिटी का, उसका फायदा आर्मी को भी होगा और इंडियन एयरफोर्स को भी होगा, क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड्स हमारे सेम ही रहने वाले हैं। और जब हम बोलते हैं कि केवल नेवी तैयार कर रही है, केवल नेवी अपने अकेले डिसीजन पे कुछ तैयार नहीं करती, इसका सरकारी मुद्दा होता है, सरकारी डिसीजंस लिए जाते हैं और तीनों सेनाएं साथ मिलकर के ही लड़ाई लड़ती हैं। कोई भी देश की सेवा के लिए जब उतरता है, तत्पर होता है, तो वो चाहे यूनिफॉर्म सफेद पहने, हरी पहने या नीली पहने, ऑर्डर हमारे लिए एक ही होता है जो हमारे डिफेंस ऑफिसर से मिलता है या डिफेंस प्रेसिडेंट से मिलता है। सो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का रूल हमेशा ये रहा है। यस, अब की बार रफाल जो है 22 आ रहे हैं, वो नेवी के लिए सुशोभित होंगे और हमारे INS विक्रांत के ऊपर लैंड करेंगे, क्योंकि इसका मुंह तोड़ जवाब हमने इंडियन नेवी ने चाइना को देने का था और चाइना को ये बताने का था कि रफाल केवल आपके पास नहीं, हमारे पास भी है। तो इक्वल स्टेटस की जब बात होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जो इंडिया ऑलरेडी प्रूव कर चुका है चाइना को, पाकिस्तान तो हमारी नजरों में है ही नहीं एक्चुअली। अगर वो देश देखा जाए, अगर आज भारत डिसाइड करता है तो हम 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान को बर्बाद करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हम ओपन वॉर में पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं उतरेंगे। ये फौज का हमेशा मुद्दा रहा है और भारतीय सरकार का भी ये मुद्दा रहा है कि ओपन वॉर तो पाकिस्तान के साथ होगा ही नहीं। उस देश में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो भारत के साथ लड़ सके। वो ऑलरेडी बर्बादी के मार्ग पे लग चुका है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। खाने पीने को जो थोड़ी बहुत चीजें बची हैं, वो भी अगर हम पानी बंद कर दे तो आई थिंक उनके तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आई थिंक ये हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स अ इंटरनेशनल डिसीजन जो गवर्नमेंट लेगी। और किन डिप्लोमेटिक सीन्स के ऊपर ये डिसीजन लिया जाता है, वो भी अपने अलग उसूलों के ऊपर उसका इंपॉर्टेंस होगा। तो आज हमें ये बोलना कि हम पानी रोक देंगे या ये सब कर देंगे, ये मुनासिब नहीं लगता मुझे। इट्स अ इंटरनेशनल सिनेरियो का डिसीजन जो गवर्नमेंट को सोच समझ के लेना चाहिए और हमें बेमतलब कोई लांछन नहीं उठाना चाहिए। ठीक है आशा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।